हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोधपुर नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों आज के एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग स्ट्रीम विद जोधपुर नर्सिंग क्लासेज। विदाउट डिले किए हुए आज के एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं। क्वेश्चंस को हमेशा अच्छे से प्रॉपर एंगल से रीड करें, उसके बाद ही ऑप्शंस की ओर कैरी फॉरवर्ड करें। ओके दोस्तों, हमेशा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छे से रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, एनाफाइलेटिक शॉक इज ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एनाफाइलेटिक शॉक जब हो जाता है तो उसको किस ड्रग्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एनाफाइलेटिक शॉक होता क्या है। तो एनाफाइलेटिक शॉक एक प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है जो किसी पर्टिकुलर ड्रग्स, मेडिसिन से, फूड से या फिर कुछ फॉरेन सब्सटेंस से भी हो सकता है, या फिर कोई किसी भी प्रकार के कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, या फिर कोई बी स्टिंग्स होता है या स्नैक बाइट होता है। उस केस में जो हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन देखने को मिलती है वो एनाफाइलेटिक शॉक है, वो कहलाता है। तो एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, जो मोस्टली जो ड्रग्स दी जाती है वो किस टाइप की ड्रग्स दी जाती है। यहाँ पे ड्रग्स के बारे में पूछा गया है। तो एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में हम और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों एनाफाइलेटिक शॉक होता क्या है, तो ये एक प्रकार का एक्यूट सिस्टमिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है दैट अकर्स विद इन सेकेंड टू मिनट, यानी कि कुछ सेकंड से लगा के कुछ मिनट के अंदर है वो हो सकता है आफ्टर एक्सपोजर टू वेराइटी ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि कुछ फॉरेन सब्सटेंस के एक्सपोजर होने के बाद विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स के अंदर जो हाइपर सेंसिटिविटी, एक्यूट सिस्टमिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है वो एनाफाइलेटिक शॉक है, वो कहलाता है। इसका एग्जाम्पल या फिर किसके द्वारा हो सकता है, मोड क्या रह सकता है। कुछ मेडिकेशन है जो पेनिसिलिन है, इंट्राविनस पाइलोग्राफ जो डाइव होती है, या फिर कुछ स्टिंग्स इंसेक्ट होते हैं, कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा स्नैक बाइट है, या फिर कुछ बी स्टिंग्स है उसके द्वारा भी एनाफाइलेटिक शॉक देखने को मिल सकता है। या फिर किसी भी प्रकार का एंटीजन एंटीबॉडी कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है बॉडी के अंदर, उससे भी है वो हो सकता है। एनाफाइलेक्सिस होता है क्या दोस्तों, तो ये एक प्रकार का एक्यूट सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन है। क्या है? एक्यूट सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन होता है द रिजल्ट ऑफ ए री एक्सपोजर टू ए एंटीजन दैट एलिसिएट एन आईजीई मेडिएटेड रेस्पॉन्स, यानी कि जब भी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई एलर्जिक रेस्पॉन्स होगा तो उस केस में हमेशा दोस्तों इम्यूनोग्लोबिन्स जो आईजीई है उसके काउंट से हमेशा बढ़ते हैं, और ईओसिनोफिल्स के काउंट भी हमेशा वो इंक्रीज हो जाते हैं। usually caused by a common environmental protein that is not strictly harmful, often caused by medication, foods and insect stings, यानी कि कुछ मेडिकेशंस होती है या फिर कुछ फूड्स है, पॉइजनस फूड होता है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई इंसेक्ट स्टिंग्स करता है, इंसेक्ट बाइट करता है, उसके द्वारा भी एनाफाइलेक्सिस है वो कोज कर सकता है। ये एक प्रकार का टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो ये होता है कि जो एनाफाइलेक्सिस है वो किस प्रकार की या किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो वो दोस्तों ध्यान रखना, टाइप 1 की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो एनाफाइलेक्सिस के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनाफाइलेक्टिक शॉक को या फिर एनाफाइलेक्सिस को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स के अंदर काफी बार क्वेश्चन है वो पुटअप हो चुका है दोस्तों एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर क्या होता है, काफी सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। इसका मेन जो कारण होता है वो फूड हो सकता है, पर्टिकुलर कोई फूड पॉइजनिंग है उसके द्वारा भी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन देखने को मिल सकती है। कुछ मेडिकेशंस हो सकती है, यानी कि एंटीबायोटिक हो सकती है। विनोम फ्रॉम एनिमल्स, बग्स, स्नैक्स, यानी कि कुछ स्नैक्स बाइट कर गया किसी पेशेंट्स में। रसल्स वाइपर है जो बहुत डेंजरस स्नैक्स होते हैं जिनके अंदर पॉइजनस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अगर किसी पर्सन को या किसी पेशेंट्स को बाइट कर गया तो उसके द्वारा भी एनाफाइलेटिक शॉक देखने को मिल सकता है। या फिर किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलती है, उस केस में भी एनाफाइलेटिक शॉक देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सिम्टम्स है वो दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनाफाइलेटिक शॉक को डिस्क्राइब किया गया है, तो एनाफाइलेटिक शॉक के सारे सिम्टम्स को भी आपको माइंड में रखना दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना कि एनाफाइलेटिक शॉक किसी भी प्रकार का कोई फूड है, मेडिकेशन है, या फिर कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है उसके द्वारा भी है वो हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन डेवलप होती है तो उस केस में हमेशा प्रायोरिटी जो ड्रग्स दी जाती है वो एडीआर होती है, यानी कि एड्रेनलिन जो ड्रग होती है, एड्रेनलिन जो ड्रग होती है वो हमेशा है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी है, वो होगा एड्रेनलिन, यानी कि एड्रेनलिन जो है वो एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर वो ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है, यानी कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्तों, ध्यान रखना। ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेटिक शॉक जो है वो एडीआर होती है, एड्रेनलिन है वो होता है दोस्तों। इसका अमाउंट क्या होता है वो दोस्तों हम देख लेते हैं कि प्राइमरी मैनेजमेंट जब करते हैं एनाफाइलेटिक शॉक का एड्रेनलिन के साथ, तो दोस्तों ध्यान रखना 1:1000 विद ए
डोज ऑफ 0.001 ml, यानी कि प्राइमरी मैनेजमेंट जब करता है एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर, तो एड्रेनलिन के जो अमाउंट होता है दोस्तों वो होता है 1:1000 विद ए डोज ऑफ 0.001 ml या फिर पर केजी होता है। मैक्सिमम है वो 0.3 ml तक दे सकते हैं, सबकुटेंस है वो उसको दे सकते हैं दोस्तों, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है होता है। टर्निक्यूट ऑन द प्रोक्सिमल शॉक या इंजेक्शन, यानी कि टर्निक्यूट को अप्लाई किया जाता है। एड्रेनलिन कैन बी रिपीटेड 3 एवरी 15 to 20 मिनट्स, यानी कि 15 से 20 मिनट्स के अंदर इसको 3 बार रिपीट है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है कि सक्सेंस करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। तो एनाफिलेक्टिक शॉक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एनाफिलेक्टिक शॉक में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एड्रेनलिन है वो होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ए पेशेंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद पर्निशियस एनीमिया। इन प्लानिंग केयर फॉर द पेशेंट, a nurse anticipate that the patient will be treated with option A iron, option B folic acid, option C thiamine and option D vitamin B12। यहाँ पे पर्निशियस एनीमिया के बारे में पूछा गया दोस्तों, यानी कि एक पेशेंट है, उस पेशेंट्स को पर्निशियस एनीमिया है वो डायग्नोस्ड हुआ है, पर्निशियस एनीमिया डायग्नोस्ड हुआ है, तो उस पेशेंट्स की प्लानिंग केयर में या फिर डाइट में विच सब्सटेंस इंक्लूड करेंगे जिससे पर्निशियस एनीमिया को ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पर्निशियस एनीमिया जो होता है वो हमेशा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और विटामिन B12 का जो केमिकल्स नेम होता है वो तो साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामिन, यानी कि विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है दोस्तों वो साइनोकोबालामिन है वो होता है। तो विटामिन B12 की बॉडी में जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है। दोस्तों ये होता कैसे, देखिए विटामिन B12 या फिर बॉडी में या फिर इंटर्निसिक फैक्टर, ठीक है, इंटर्निसिक फैक्टर कौन सिक्रेट करता है? पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स क्या करती है? बॉडी की जो पैराइटल सेल्स होती है, बॉडी की जो पैराइटल सेल्स होती है दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैराइटल सेल्स क्या करती है दोस्तों? इंटर्निसिक फैक्टर को सिक्रेट करती है। क्या करती है? इंटर्निसिक फैक्टर को सिक्रेट करती है। और इंटर्निसिक फैक्टर का काम क्या होता है? ये विटामिन B12 को बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर इंटर्निसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि विटामिन B12 का बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर विटामिन B12 का प्रॉपर एंगल से बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो उस केस में पर्निशियस एनीमिया देखने को मिल सकता है। तो आपको ऑप्शन के अंदर जरूरी नहीं है कि विटामिन B12 का ही ऑप्शन आवे, यहाँ पे इंटर्निसिक फैक्टर को भी दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन B12 या फिर इंटर्निसिक फैक्टर दोनों में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इंटर्निसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ठीक है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। विटामिन B12 ने देके आपको साइनोकोबालामिन्स भी ऑप्शन में दे सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का केमिकल नेम होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। विटामिन B12 है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो होता है दोस्तों, और पर्निशियस एनीमिया होता है वो एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो होता है दोस्तों। ये एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन B12। और दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो इसका जो नेचुरली जो प्रेजेंट होता है वो फाउंड होता है वो एनिमल फूड्स के है उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एक ध्यान रखना, आपको रेड बीफी टंग देखने को मिलता है। रेड बीफी टंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेड बीफी टंग देखने को मिलता है पर्निशियस एनीमिया के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड बीफी टंग देखने को मिलता है पर्निशियस एनीमिया के केस में। ये भी क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स के अंदर है वो पूछा गया है। और स्ट्रॉबेरी टंग जो देखने को मिलता है वो स्कारलेट फीवर के अंदर होता है, वो थोड़ा अपोजिट है। तो आपको यहाँ पर रेड बीफी टंग को के बारे में ध्यान में रखना है। तो पर्निशियस एनीमिया के केस में वो देखने को मिलता है। तो पर्निशियस एनीमिया के केस में प्लानिंग केयर में पेशेंट्स में विटामिन B12 को ऐड करेंगे या फिर विटामिन B12 के है वो उसको उसके द्वारा ट्रीट किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आयरन है ऑप्शन ए, आयरन एंड फोलिक एसिड की वजह से दोस्त ध्यान रखना कि क्या होता है हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ऑप्शन सी थायमिन, थायमिन जो है वो विटामिन B1 है, यानी कि यहाँ पे केमिकल नेम थायमिन विटामिन B का केमिकल नेम, और इसकी डेफिशिएंसी बेरी डिजीज है वो हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव ए पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव ए चेस्ट ट्यूब रिमूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी किसी पेशेंट का चेस्ट ट्यूब रिमूव किया जाता है तो उस दौरान नर्स पेशेंट्स को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी दोस्तों, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है। ऑप्शन ए अवॉइड द वल्सल्वा मैन्यूवर, ऑप्शन बी टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, ऑप्शन सी इनहेल एज द ट्यूब इज बीइंग पुल्ड आउट, एंड ऑप्शन डी हाइपर वेंटिलेट जस्ट बिफोर द ट्यूब इज रिमूव। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी चेस्ट ट्यूब रिमूव करते हैं उस दौरान
नर्स पेशेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट करेगी कि टेक ए डीप ब्रीथ, यानी कि एक डीप ब्रीथ को ले और उसको होल्ड करे, और जैसे ही वो होल्ड करे उस दौरान चेस्ट ट्यूब को रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा टेक ए डीप ब्रीथ। पेशेंट्स को बोलेंगे एक डीप ब्रीथ ले और उसको होल्ड करे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ये चेस्ट ट्यूब के अंदर रिमूव करने के दौरान वो इंस्ट्रक्शन है वो नर्स के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी कोज ऑफ एब्डोमिनल एसाइटिस, ध्यान रखना एसाइटिस के बारे में पूछा गया है। इन ए पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ द लिवर, एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट है और उस लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में एब्डोमिनल एसाइटिस होने का प्राइमरी रीजन क्या है, प्राइमरी कारण क्या है? ऑप्शन ए डिक्रीज सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल, ऑप्शन बी डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड सीरम सोडियम लेवल, एंड ऑप्शन डी एन इंक्रीज्ड वेसोप्रेसिन लेवल। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एसाइटिस होता क्या है। एसाइटिस यूजुअली क्या होता है कि अकर्स इन द सेटिंग एट द एंड स्टेज लिवर डिजीज, यानी कि लिवर की जो एंड स्टेज डिजीज होती है, या फिर एल्बुमिन का बॉडी के अंदर लेवल कम हो गया उस दौरान है वो क्या देखने को मिलता है, एसाइटिस से देखने को मिलता है। यानी कि बॉडी के अंदर या तो फिर सीरम एल्बुमिन का लेवल कम हो गया है, या फिर एंड स्टेज लिवर डिजीज के केस में वो एसाइटिस देखने को मिलता है। दोस्तों ध्यान रखना, देखिए बॉडी में जब लो एल्बुमिन का लेवल होता है तो क्या करता है, एल्बुमिन जो होता है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो जब भी बॉडी में क्या होगा, जब भी बॉडी में सीरम एल्बुमिन का लेवल कम होता है तो ऑनकोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, और उस दौरान क्या होगा, फ्लूइड जो है वो लीक हो जाएगा और इंटरस्टिशियल स्पेस से किस में जाएगा, पैराइटल कैविटीज के अंदर, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। यानी कि जब भी ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा उस केस में क्या होगा कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसके द्वारा फ्लूइड का लीकेज हो जाएगा, और वो फ्लूइड किस में शिफ्ट हो जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में। और जब भी पेरिटोनियल कैविटी फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा तो वो एसाइटिस कोज करेगा। क्या करेगा, एसाइटिस कोज करेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल, यानी कि लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स में एब्डोमिनल एसाइटिस होने का जो प्राइमरी रीजन होता है वो होता है डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल। और इसका होने का कारण ये होता है कि एल्बुमिन जो होता है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और जब ऑनकोटिक बॉडी के अंदर सीरम एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा तो ऑनकोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, और जब ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा उस केस में क्या होगा कि जो बॉडी की इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके द्वारा फ्लूइड का लीकेज होगा और डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, और जब पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा तो उस केस में एब्डोमिनल एसाइटिस देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज गिवन डिजिटेलिस, यहाँ पे डिजोक्सिन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। डिजोक्सिन एक प्रकार का कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी। दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स है डिजोक्सिन, डिजोक्सिन के बारे में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में, सीएचएफ के केस में दी जाती है। डिजोक्सिन जो होती है, डिजोक्सिन के बारे में, उसका एंटीडोट के बारे में, या फिर एडल्ट के अंदर कितना पल्स रेट कम हो जाएगा तो उसके केस में नहीं दिया जाएगा। तो डिजोक्सिन जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, वो एक प्रकार की कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग होती है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है वो होती है डिजोक्सिन, ध्यान रखना। तो यहाँ पे डिजोक्सिन के बारे में पूछा है, डिजोक्सिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है उस केस में तो सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट को अनकंफर्ट फील होगा, ठीक है, और अनकंफर्ट पेशेंट को फील होगा तो सबसे पहले जो पेशेंट्स में जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो मिलेगा नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, यानी कि डायरेक्टली है डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर अफेक्ट होगा। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होगा तो प्राइमरी जो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा नोजिया एंड वोमिटिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा नोजिया एंड वोमिटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्टिलोज 20 ग्राम इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट थ्रू गैस्ट्रिक ट्यूब। ये गैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा एक पेशेंट को 20 ग्राम्स लेक्टिलोज है वो एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है। ऑन हैंड इज लेक्टिलोज सिरप 10 ग्राम पर ml, हाउ मच विल द नर्स गिव। यानी कि एक पेशेंट है, उस पेशेंट को 20 ग्राम्स लेक्टिलोज है वो गैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा एडमिनिस्टर्ड करना है, ठीक है, और नर्स के हाथ में लेक्टिलोज सिरप है वो 10 ग्राम का बॉटल्स है, और 10 ग्राम इज इक्वल टू 15 ml। तो उसको नर्स पेशेंट को कितना है वो गिवन करेगी, या फिर कितना लेक्टिलोज है वो देगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों कि
नर्स के हाथ में 10 ग्राम है, ठीक है, एंड 10 ग्राम इज इक्वल टू 15 ml, ओके, 15 ml। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है दोस्तों कि पेशेंट को 20 ग्राम देना है और नर्स के हाथ में 10 ग्राम है, यानी कि डबल देना है। तो अपने को क्या करना है कि 20 ग्राम को कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 10 ग्राम्स के अंदर 15 ml है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 20 के अंदर कितना होएगा, 30 ml हो जाएगा। 30 ml इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 30 ml, यानी कि ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा कि यहाँ पे लैक्टोलोज जो सिरप दिया जाएगा वो 30 ml है, वो आपको देना है, या फिर 30 ml नहीं देकर आपको ऑप्शन में 20 ग्राम से भी है वो दे सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एल्कोहलिक विड्रावल। एल्कोहलिक विड्रावल के केस में कौन सा सिम्टम्स मोस्ट कॉमन होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना कि अल्कोहल विड्रावल सिम्टम्स बहुत ही एक प्रकार का क्रूशियल सिम्टम्स होता है जो लिवर सिरोसिस के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। लिवर सिरोसिस, क्रोनिक एल्कोहलिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें लिवर सिरोसिस होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और जब लिवर सिरोसिस होता है उस केस में क्या होता है, सबसे पहले कौन सा सिम्टम होता है? ऑप्शन ए ट्रेमर, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी राइनोरिया एंड ऑप्शन डी बॉडी एक। तो ध्यान रखना कि जब भी अल्कोहल विड्रावल होता है तो उसमें मोस्ट कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलता है वो मिलता है ट्रेमर, यानी कि हाथों में ट्रेमर देखने को मिलता है। फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर भी यहाँ पे हो सकता है। तो ट्रेमर जो है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो होता है इन द केस ऑफ अल्कोहल विड्रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, A patient with tuberculosis who is on isoniazid therapy should also be administered, यानी कि एक पेशेंट है ट्यूबरकुलोसिस का, उस ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स में आइसोनियाजिड थेरेपी है वो दी जा रही है, तो उसके साथ क्या आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है? तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बैक क्लासेस में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है और उस पेशेंट्स को आइसोनियाजिड थेरेपी दी जा रही है, यानी कि INH दी जा रही है। तो कौन सी ड्रग्स है वो दी जाएगी? ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी पाइरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन एंड ऑप्शन डी थायमिन। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखने की ये चीज़ है कि जब भी किसी पेशेंट में आइसोनियाजिड थेरेपी दी जाती है तो आइसोनियाजिड एक प्रकार की बैक्टीरियोसिडल ड्रग होती है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करती है। और ये ड्रग क्या करती है, जब बॉडी में किसी पेशेंट को, ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स को आइसोनियाजिड थेरेपी दी जाती है तो आइसोनियाजिड क्या करता है, विटामिन B6 जो होता है, विटामिन B6 जो होता है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कर देता है। क्या कर देता है? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी वो करता है। और विटामिन B6 का केमिकल नेम जो होता है वो होता है दोस्तों पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना वो करना है ऑप्शन बी, यानी कि अगर कोई पेशेंट है ट्यूबरकुलोसिस का और उस ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स में आइसोनियाजिड थेरेपी देनी है या फिर दी जा रही है तो उसके साथ में पेशेंट्स को विटामिन B6 का सप्लीमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब कोई पेशेंट आइसोनियाजिड थेरेपी पर होता है तो उस केस में विटामिन B6 या फिर पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। उसको ट्रीट करने के लिए उस विटामिन का वो सप्लीमेंट है वो दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, When lifting a patient on a stretcher, the nurse should bend from the, एक पेशेंट को स्ट्रेचर पर है लिफ्ट किया जा रहा है, द नर्स शुड बेंड फ्रॉम, द नर्स कहां से बेंड होगी? तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए बैक, ऑप्शन बी शोल्डर, ऑप्शन सी वेस्ट एंड ऑप्शन डी नी। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रेचर पर लिफ्ट किया जाता है, वहां पे उठाया जाता है, तो वहां पे शिफ्ट किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि नर्स को एक वाइड बेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपने आप को एक कंट्रोल में रखना होता है और अपने आप को एक कंफर्ट पोजीशन रखना होता है, उसके बाद ही आप पेशेंट्स को लिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीज होती है वो नीज के द्वारा अपना बॉडी वेट है वो कंप्लीटली नीज पे दिया जाता है, और कंप्लीटली बॉडी वेट का नीज पे देने के बाद पेशेंट नर्स जो है अपने आप को कंफर्ट फील करती है और कंफर्टेबली स्टैंड होती है, उसके बाद ही पेशेंट को लिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो नी होगा, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रेचर पर लिफ्ट किया जाता है तो उस केस में हमेशा नर्स जो है वो बेंड होती है, वो नी के द्वारा बेंड होती है, वहां पे अपनी बॉडी वेट है उसको वहां पे पूरा मेंटेन है वो करना होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नीज है वो राइट आंसर है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स डेफिशिएट इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि पल्स डेफिशिएट जो होता है वो डिफरेंस, किसका डिफरेंस है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि हमने पल्स डेफिशिएट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है एंड पल्स प्रेशर के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा रेडियल और एपिकल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है रेडियल एंड एपिकल पल्स, रेडियल एंड एपिकल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो पल्स डेफिशिएट है वो कहलाता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव वे क्या होता है? ऑप्शन ए वियरिंग ग्लव्स, ऑप्शन बी हैंड हाइजीन, ऑप्शन सी प्लेसिंग पेशेंट इन आइसोलेशन एंड ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग
प्राइवेट रूम्स फॉर पेशेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करना है, इन्फेक्शन की चेन को तोड़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपने जो हैंड है उनको हाइजीन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, या फिर हैंड वॉशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, या तो फिर हैंड वॉशिंग किया जाना इंपॉर्टेंट होता है या फिर हैंड हाइजीनिंग। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन जो फैलते हैं वो किसी पेशेंट्स में अपने हाथों के द्वारा, हैंड के द्वारा फैलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हैंड हाइजीन, यानी कि हैंड वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बार बार हैंड वॉश करते हैं तो वहां पे इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक किया जा सकता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मेडिकेशन एरर अकर व्हेन द नर्स, यानी कि मोस्ट मेडिकेशन एरर कब देखने को मिल सकती है एक नर्स के द्वारा। ऑप्शन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग न्यूमेरस मेडिकेशन, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ मेडिसिन देनी है। इज एडमिनिस्ट्रिंग अनफेमिलियर मेडिकेशन, फेल्स टू फॉलो रूटीन प्रोसीजर, एंड ऑप्शन डी इज केयरिंग फॉर टू मेनी पेशेंट्स, यानी कि एक से ज्यादा पेशेंट्स की जब केयर करिए उस केस में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको पुट करना है कि सबसे ज्यादा मोस्ट मेडिकेशन एरर है वो कब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो होगा ध्यान रखना कि अनफेमिलियर जो मेडिकेशन देनी होती है उस केस में हमेशा नर्स के द्वारा एक मेडिकेशन एरर देखने को मिलता है। और मेडिकेशन एरर एक कॉमन चीज है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली आप करेंगे, कुछ पेशेंट्स का ट्रीट करेंगे, तो मेडिकेशन एरर होने के चांसेस है वो होता है। अगर आप उसको जानबूझ के कर रहे हैं, वो एक प्रकार का नेग्लिजेंस हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे कुछ एरर्स देखने को मिलती है, तो ये मोस्ट कॉमन होती है, मोस्टली एरर देखने को मिलती है। और प्रैक्टिस के मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर एरर है वो देखने को डेफिनेटली मिलेगी आपको। तो यहाँ पे जो अनफेमिलियर मेडिकेशन होता है, उन अनफेमिलियर मेडिकेशन को अगर एडमिनिस्टर करना होता है तो उस केस में सबसे ज्यादा मेडिकेशन एरर है वो नर्स के द्वारा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी है आपको राइट है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रायोरिटी व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज टू प्रिवेंट, यानी कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट है और उस अनकॉन्शियस पेशेंट्स में ओरल हाइजीन प्रोवाइडिंग करनी है। तो प्रायोरिटी आपको क्या ध्यान में रखना है, डेंटल कैरीज के बारे में ध्यान में रखना है, माउथ ऑर्डर, एस्पिरेशन या फिर ओरल अल्सरेशन। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी एक अनकॉन्शियस पेशेंट्स की ओरल हाइजीन प्रोवाइडिंग करनी होती है तो ओरल अनकॉन्शियस पेशेंट्स में गैग रिफ्लेक्स है वो डिक्रीज हो सकता है, गैग रिफ्लेक्स का काउंट है वो देखने को मिलता है। तो वहां पे ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है वो एस्पिरेट कर सकता है, यानी कि अगर किसी अनकॉन्शियस पेशेंट का आप ओरल हाइजीन कर रहे हैं और वो एस्पिरेट कर गया तो पेशेंट्स के अंदर केमिकली है वो निमोनिया कॉज कर सकता है, एंड पेशेंट है वो गोज टू डेथ, यानी कि डेथ के नियर वो पहुंच सकता है। तो यहाँ पे आपको एस्पिरेशन का ध्यान रखना है, यानी कि कुछ पेशेंट एस्पिरेशन नहीं करे और एस्पिरेशन निमोनिया को प्रिवेंट किया जा सके, या फिर एस्पिरेशन निमोनिया को वो डेवलप नहीं हो। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में जब भी ओरल हाइजीन करते हैं तो उस ड्यूरिंग आपको ध्यान में रखना है कि वो पेशेंट एस्पिरेट नहीं करे, तो एस्पिरेशन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई है नहीं है, और उस केस में अगर किसी भी प्रकार का फॉल्स सेंसरी परसेप्शन देखने को मिलता है तो वो क्या होगा। ऑप्शन ए हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी इल्यूजन, ऑप्शन डी डेजा व्यू, एंड ऑप्शन डी जेमिस व्यू। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी कुछ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई की एब्सेंस होता है और उसमें फॉल्स सेंसरी परसेप्शन देखने को मिलता है तो वो हेलुसिनेशन है वो कहलाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा। इल्यूजन क्या होता है दोस्तों, इल्यूजन एक प्रकार का मिस इंटरप्रिटेशन होता है जो रियल सेंसरी स्टिमुलस होता है, यानी कि एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होती है वो प्रेजेंट होती है लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट करता है, यानी कि उसको कुछ गलत वे में समझता है। जैसे मीन्स जो सांप है, सांप को रस्सी को सांप समझना, ठीक है, यानी कि कोई रस्सी है और उसको सांप समझ रहा है, यानी कि वहां पे एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट है लेकिन उसको गलत वे में उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, यानी कि मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो वो पे वहां पे जो राइट आंसर होगा वो इल्यूजन होगा, यानी कि रस्सी को सांप समझना इल्यूजन होता है। और रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई का किसी भी प्रकार का कोई प्रेजेंस नहीं है, यानी कि एब्सेंट है, और उस केस में किसी भी प्रकार का फॉल्स सेंसरी परसेप्शन देखने को मिलता है, वो इल्यूजन कहलाता है। ऑप्शन सी डेजा व्यू, डेजा व्यू क्या होता है कि जब अपन अनजान जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर अपने को लगता है कि वहां पहले भी आ चुके हैं, यानी कि कोई अननोन पैलेसेस है, ठीक है, वहां पे अपन जाते हैं और वहां पे हमको लगता है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं पहले, तो वो एक प्रकार का डेजा व्यू है वो होता है। जेमिस व्यू क्या होता है दोस्तों, जेमिस व्यू होता है कि पर्सन मोनेटरी डज नॉट रिकॉग्नाइज ए वर्ड पर्सन ए प्लेस दैट दे ऑलरेडी नाउ, यानी कि एक पेशेंट है जो ऑलरेडी कुछ शब्दों को, कुछ स्थान को, कुछ पैलेसेस को जानता है लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या फिर उसको
जो चीज़ देखी हुई है उसके बारे में वो बोलेगा मेरे ने कभी देखी नहीं है, तो वो एक प्रकार की जेमिस व्यू है वो कहलाता है। यानी कि कोई पर्सन से अपनी जाने पहचाने पर जगह पर जाता है और पहले से उसे नया लगता है। यानी कि कोई पेशेंट है वो पुराने ओल्ड स्पेस पे या ओल्ड पैलेस से जाता है और उसको लगता है कि ये मेरे लिए नया है, तो वो एक प्रकार का जेमिस व्यू है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर करना आपको हेलुसिनेशन है वो राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर इज इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेरिनियल डिग्री के बारे में और डिग्री के बारे में पूछा गया है पेरिनियल टियर के केस में। ऑप्शन लेवेटर एनाई मसल्स, ऑप्शन बी वेजाइनल म्यूकोसा, ऑप्शन सी यूरेथ्रल म्यूकोसा एंड ऑप्शन डी एनाल इंस्पेक्टर। तो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं पेरिनियल टियर की 4 डिग्रीज होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है कि जो पेरिनियल टियर है वो इंजरी टू द पेरिनियल स्किन एंड वेजाइनल एपिथेलियम, यानी कि वेजाइनल एपिथेलियम और पेरिनियल स्किन्स को वो इंजर्ड करता है फर्स्ट डिग्री के अंदर। सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व एन इंजरी दैट एक्सटेंड इनटू द फेसिया एंड मसल्स ऑफ द पेरिनियम, यानी कि पेरिनियम की मसल्स तक वो एक्सटेंड हो सकता है, विच इंक्लूड द डीप एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स एंड फाइबर ऑफ द पिबोकोक्सिस एंड बल्बो कैवर्नस मसल्स। सेकंड डिग्री लेसेशन डू नॉट एक्सटेंड टू द एनाल इंस्पेक्टर मसल्स, यानी कि सेकंड डिग्री जो होता है वो ध्यान में रखना आपको कि जो एनाल इंस्पेक्टर होता है वहां तक वो एक्सटेंड है वो नहीं होता है। थर्ड डिग्री इन्वॉल्व एन इंजरी थ्रू द मसल्स एंड फेस ऑफ द पेरिनियम एंड इन्वॉल्व द एनाल इंस्पेक्टर कॉम्प्लेक्स, यानी कि एनाल इंस्पेक्टर कॉम्प्लेक्स जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो थर्ड डिग्री के अंदर होता है। और हमें यहाँ पे थर्ड डिग्री के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एनाल इंस्पेक्टर जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि जब एनाल इंस्पेक्टर का है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पेरिनियल टियर के अंदर तो वो थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर है वो कहलाता है। थर्ड डिग्री टियर्स आर सब क्लासिफाइड फर्दर इनटू 3 कैटेगरीज के डिवाइड किया गया। ए के अंदर लेस देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनाल इंस्पेक्टर थिकनेस टोन, बी के अंदर मोर देन 50% ऑफ एक्सटर्नल थिकनेस एंड सी के अंदर बोथ एक्सटर्नल इंस्पेक्टर एंड इंटरनल एनाल इंस्पेक्टर टोन दोनों है वो इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड फोर्थ डिग्री के अंदर क्या होता है, फोर्थ डिग्री लेसरेशन इन्वॉल्व द पेरिनियल फेसिया एंड मसल्स बोथ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाल इंस्पेक्टर एंड द एनाल पेरिनियम, कि कंप्लीटली जो पेरिनियम टियर हो जाता है तो वो फोर्थ डिग्री के अंदर होता है। तो यहाँ पे अपन को पेरिनियल टियर की थर्ड डिग्री के बारे में पूछा गया, यानी कि जो एनाल इंस्पेक्टर होता है अगर एनाल इंस्पेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो थर्ड डिग्री के अंदर है वो काउंट में करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट ऑल्सो ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि एसटीडी के बारे में पूछा गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पूछा गया है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर कंटामिनेटेड ब्लड के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विड्रावल मेथड, ऑप्शन बी इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन, ऑप्शन सी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एंड ऑप्शन डी लैटेक्स कंडोम यूज। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना जब भी एसटीडी को प्रिवेंट किया जाता है या उसके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट कुछ मेथड अपनाई जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव को, वहाँ पे लैटेक्स कंडोम है वो यूज में लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि लैटेक्स कंडोम्स जो होता है वो एसटीडी के प्रिवेंट को कम करता है, यानी कि डिक्रीज करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पल टनल सिंड्रोम सीटीएस इज कोज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियसली एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया। ऑप्शन ए फेमोरल नर्व, ऑप्शन बी अल्नर नर्व, ऑप्शन सी रेडियल नर्व एंड ऑप्शन डी मीडियन नर्व। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो ध्यान में रखना कि जब भी मीडियन नर्व का कंप्रेशन होता है, जब भी मीडियन नर्व का कंप्रेशन होता है दोस्तों, तो मीडियन नर्व का कंप्रेशन होने की वजह से फिंगर्स के अंदर क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, सीटीएस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मीडियन नर्व, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो मीडियन नर्व है वो कार्पल टनल सिंड्रोम है वो कोज कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, यहाँ पे जो मीडियन नर्व होती है दोस्तों ध्यान में रखना, ये मीडियन नर्व है ये कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। इस कंप्रेस होने की वजह से क्या देखने को मिलता है, कार्पल टनल सिंड्रोम सीटीएस देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लशेज, हॉट फ्लशेज का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना हॉट फ्लशेज जो सिम्टम होता है वो मेनोपॉज का सिम्टम होता है, ध्यान में रखना आपको मेनोपॉज। और मेनोपॉज क्या होता है दोस्तों, कि परमानेंटली एक वुमेन्स के अंदर आफ्टर 45 या 50 ईयर्स एज में क्या होता है, परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का स्टॉपेज हो जाता है। और जब परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज हो जाता है उस केस में मेनोपॉज की कंडीशन देखने को मिलती है। और मेनोपॉज के अंदर क्या होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर वुमेन्स के अंदर
एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है उस केस में क्या होता है, हॉट फ्लशेस देखने को मिलता है। और हॉट फ्लशेस जो होता है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, वो होता है मोस्ट कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलता है मेनोपॉज के केस में होता है हॉट फ्लश होता है। यानी कि हॉट फ्लश का मतलब होता है नाइट के अंदर जो होती है वो पेशेंट्स को बहुत ज्यादा शूटिंग होती है, और एंड हॉट जो लिप्स होते हैं एंड बॉडी पूरा है वो वार्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो हॉट फ्लश के ट्रीटमेंट में ध्यान में रखना है, आपको एस्ट्रोजन एडमिनिस्टर करना है, यानी कि एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है मेनोपॉज के केस में, और मेनोपॉज की वजह से हॉट फ्लश होता है। अगर आप किसी पेशेंट को मेनोपॉज वाले पेशेंट्स को एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि हॉट फ्लशेस का जो सिम्टम्स है वो कम देखने को मिलेगा, और पेशेंट है वो अनकंफर्टेबली कम फील करेगा, यानी कि पेशेंट है वो कंफर्टेबल फील करेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरबोरगैमी रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ बॉवेल साउंड, ऑप्शन बी हाइपर एक्टिव बॉवेल साउंड, ऑप्शन सी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन द एब्डोमेन, एंड ऑप्शन डी वेस्कुलर साउंड इन द एब्डोमेन। यहाँ पे बोरबोरगैमी के बारे में पूछा गया, यानी कि बोरबोरगैमी का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बोरबोरगैमी होता क्या, बोरगोमी होता है रबलिंग और ग्रिगलिंग नॉइस होती है मेड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड और गैस इन द इंटेस्टाइन, कि जब इंटेस्टाइन के अंदर किसी प्रकार का कोई फ्लूइड या फिर गैस जो मूवमेंट करता है उस दौरान जो रंबलिंग एंड ग्रिगलिंग जो साउंड देखने को मिलती है या फिर नॉइज देखने को मिलती है वो बोरबोरगैमी कहलाता है। और उस केस में क्या होता है कि जो बोवेल साउंड होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, क्या हो जाती है, हाइपर एक्टिव है वो हो जाती है। तो हाइपर एक्टिव हो जाती है उस केस में बोरबोरगैमी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हाइपर एक्टिव बोवेल साउंड, यानी कि रबलिंग और ग्रगलिंग नॉइस मेड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंड गैस इन द इंटेस्टाइन, उस केस में जो बोवेल साउंड होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, और हाइपर एक्टिव बोवेल साउंड जब हो जाती है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोरबोरगैमी वो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थेरेप्यूटिक ब्लड लिथियम लेवल इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड लिथियम लेवल का थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है। तो लिथियम एक प्रकार की क्या होती है, एंटीमेनिक ड्रग होती है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना ये प्रकार की एंटीमेनिक ड्रग है, और ये मोस्टली बायोपोलर डिसऑर्डर के अंदर यूज में होती है। बायोपोलर डिसऑर्डर जो होता है उस केस में यूज में ली जाती है, मैनिया के केस में यूज में ले सकते हैं लिथियम को, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी ये जो होती है लिथियम वो एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टीज की होती है, तो मैनिया के पेशेंट्स में दे सकते हैं, या फिर ये जो बायोपोलर डिसऑर्डर उसके केस में दी जा सकती है। लिथियम एक प्रकार की मूड स्टेबलाइजर ड्रग होती है, ठीक है, और लिथियम का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट भी नहीं होता है। अगर किसी पेशेंट्स में लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है या फिर उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो मोस्ट इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट होता है लिथियम को रिमूव करना फ्रॉम बॉडी, तो वो डायलिसिस होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको लिथियम का कोई है वो एंटीडोट नहीं होता है। तो लिथियम का थेरेप्यूटिक लेवल की अगर बात करें तो 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है वो होता है, ध्यान में रखना आपको। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पे, 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है वो नॉर्मल ब्लड लिथियम का लेवल है वो होता है। तो लिथियम के बारे में, लिथियम के ड्रग्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं, और काफी प्रीवियसली एग्जाम्स के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपको राइट आंसर डी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ प्यूरेंट जेली स्टूल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, यानी कि प्यूरेंट जेली स्टूल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है इंटरसेप्शन, ऑप्शन बी ट्रैक्योइसोफेजियल फिस्टुला, एंड ऑप्शन सी पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन डी हिस्पैनिक डिजीज। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है दोस्तों। हमने इंटरसेप्शन, ट्रैक्योइसोफेजियल फिस्टुला, पाइलोरिक स्टेनोसिस एंड हिस्पैनिक डिजीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियसली क्लास के अंदर, ठीक है। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्यूरेंट जेली स्टूल के बारे में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्यूरेंट जेली स्टूल जो है हमेशा इंटरसेप्शन के केस में देखने को मिलता है। अगर रिबन लाइक स्टूल का पूछता, अगर रिबन लाइक स्टूल का पूछता कि रिबन लाइक स्टूल किस केस में मिलता है, रिबन लाइक स्टूल, तो आपको क्या करना था, वो आपको हिस्पैनिक डिजीज है वो राइट करना था। और अगर यहाँ पे क्यूरेंट जेली स्टूल के बारे में पूछता है तो आपको इंटरसेप्शन के बारे में वो राइट आंसर करना। तो क्यूरेंट जेली स्टूल है वो इंटरसेप्शन के बारे में है वो होता है, यानी कि इंटरसेप्शन के केस में क्यूरेंट जेली स्टूल देखने को मिलता है, और इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर बैग्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज मेंट फॉर, यानी कि येलो कलर जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, यहाँ पे बीएमडब्ल्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और बीएमडब्ल्यू के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। येलो कलर बैग्स के अंदर आप क्या सेग्रीगेट करेंगे, ऑप्शन है एनाटॉमिकल वेस्ट, ऑप्शन बी निडल, ऑप्शन सी साइटोटॉक्सिक वेस्ट, एंड ऑप्शन डी सिरिंज। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब भी बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में क्वेश्चन पुटअप करें तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कुछ कलर कोडेड होते हैं, कुछ कलर बैग्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे येलो कलर के बारे में पूछा गया है, तो येलो के अंदर क्या होता है, देखिए सॉलिड एंड एनाटॉमिकल केमिकल लिक्विड
साइटोटॉक्सिक एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, ये येलो कलर के अंदर है वो जाता है। तो यहाँ पे एनाटॉमिकल के बारे में पूछा गया है, तो एनाटॉमिकल वेस्ट है वो येलो के अंदर जाएगा, तो आपको राइट आंसर है वो ए करना, यानी कि एनाटॉमिकल जो वेस्ट है वो येलो कलर बैग के अंदर है वो जाएगा। और BMW के बारे में हमने ऑलरेडी है वो डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किगल एक्सरसाइज इज डन, यानी कि किगल एक्सरसाइज किस लिए की जाती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किगल एक्सरसाइज के बारे में एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली प्रत्येक एग्जाम से देखने को मिलता है। ऑप्शन ए प्रमोट फ्लूइड इंटेक, ऑप्शन बी असिस्ट इन टॉयलेट रनिंग, ऑप्शन सी प्रिवेंट यूरिनरी इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी स्ट्रेंथनिंग ब्लैडर मसल्स टोन। तो ध्यान में रखना कि जब केगल एक्सरसाइज की जाती है तो केगल एक्सरसाइज का जो पर्पज होता है वो होता है जो यूरेथ्रल मसल्स होती है, फिर जो ब्लैडर मसल्स होती है उसकी स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए, उसकी टोन को बढ़ाने के लिए वो केगल एक्सरसाइज है वो की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा स्ट्रेंथनिंग द ब्लैडर मसल्स टोन, यानी कि ब्लैडर मसल्स की टोन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए केगल एक्सरसाइज है वो की जाती है दोस्तों। तो आज का एमसीक्यू सेशन यही फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।